योग क्रांति के बाद कृषि व स्वदेशी क्रांति के उद्देश्य से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा व श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में पतंजलि आयुर्वेद का दुनिया के सबसे विशालतम फूड प्रोसेसिंग प्लांट पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में जड़ी बूटियों से निर्मित हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के बाद आज से उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों के खुले बाजार में उपलब्ध होंगे। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में प्रतीकात्मक रूप से आज 4 अप्रैल दोपहर 1 बजे लखनऊ के बुद्धा पार्क के सामने साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पतंजलि के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों के ओपन मार्केट के लोकार्पण समारोह का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। और आइए अब देखते हैं इस विशाल लोकार्पण समारोह के मुख्य अंश। क्योंकि मेरे स्वामी जी का अवसर है। मैं जब अपने को श्रृंगार नहीं पाता हूँ तो मैं स्वामी जी को याद करता हूँ। जैसे स्वामी को याद करता हूँ मुझे लगता है बहुत श्रृंगार हुआ है। हालांकि स्वामी जी साथ साथ में थोड़े लेके आए लोगों को, लेकिन उससे मैं डरा नहीं हूँ। और आज ही नहीं, रामलीला मैदान नहीं, जीवन के किसी मोड़ पर जब भी स्वामी जी बोलेंगे तो वैसे ही खड़े रहेंगे। मैं ऐसे ही होगा चाहे जो हो जाए। और मेरा मन कहता है कि अपने अपने आशीष ने याद बनाए रखना, अपने आशीष ने याद बनाए रखना। अरे देशवासियों मेरा देशवासियों में अलग जगाए अपने अपने अपनी वाणी से तो भगाए रखना, अपनी वाणी से तो भगाए रखना। आज पतंजलि के सारे उत्पादों का ओपन मार्केट में लॉन्चिंग का समारोह है। हम इस अपनी प्रथम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1 मार्च को लॉन्च कर चुके थे। आज 4 तारीख को लखनऊ में पतंजलि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का समारोह बुलाए हैं, जिसमें आप सारे लोग उपस्थित हुए हैं। इसको आकर के मनोज तिवारी ने 4 चांद लगाया और अपनी मीठी आवाज़ से
सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसलिए तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संक्षिप्त में मैं आप लोगों को पतंजलि के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के इस फंक्शन का मतलब क्या है। एक्चुअली हमारे पूज्य गुरु का एक सपना है, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। कोई भी देश स्वदेशी की अर्थव्यवस्था से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और उस सपने को साकार करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए आयुर्वेद परंपरा के संवाहक आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि फूड पार्क का निर्माण किया, जिसमें 375 आइटम बनते हैं, 375, जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। स्वामी जी ने देश को समृद्ध बनाने के लिए इस प्लांट का निर्माण निर्देश दिया था कि देश के किसानों को उचित मूल्य दिलाने और देशवासियों को सबसे सस्ते और सबसे अच्छे उच्च गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इस कंपनी का निर्माण कराया था। और आज वो कंपनी पूरी तरह से विश्व पटल पर अपना सबसे बड़ा केंद्र, अब सबसे बड़ा फैक्ट्री तैयार करके सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए तैयार है। उस अवसर पर आप सारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हमारे बीच में पंजाब नेशनल बैंक का हमको बराबर से सहयोग रहा है, और उनकी हेल्प से ही हमने इतना बड़ा प्लांट बनाया है। उसके डीजीएम हमारे बीच में हैं। मैं जैन जी को, विनीत प्रकाश जैन जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, जो आकर के आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय बाबा जी, श्रीवास्तव जी, मनोज जी, राय साहब और उपस्थित सभी साथियों, ये स्वदेशी, वंदे मातरम, ये सब नारों के बीच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप लोगों को एक छोटी सी सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जान के हर्ष होगा कि पंजाब नेशनल बैंक भी पूर्णतया स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय मजीठिया जी ने पूर्णतया स्वदेशी पूंजी से की थी। यही एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा बैंक है जिसकी स्थापना भारतीय पूंजी से भारतीय धरती पे हुई। जब हमें बाबा जी के पतंजलि से जुड़ने का गर्व है, और बाबा जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये आपके माध्यम से हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने कहा कि ट्रस्ट का पहला अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खुला था, और आज इतना विस्तार होने के बाद भी ये आज तक हमारे साथ में, इनका अभिनंदन। बाहर वाली हो सकता है कि बहुत अच्छी लगे देखने में, घर वाली हो सकता है आप लोगों को इतनी मधुर न लगती हो, डांटती भी होगी, लेकिन समय पड़ने पर अगर कोई महिला काम आएगी तो घर वाली आएगी। तो साथियों, ये सच है, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे बैंक डूब रहे थे, देशों को लेके डूब रहे थे, तो भारतीय बैंकों की वजह से ही, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित रही। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि आज हमारे पास, पंजाब नेशनल बैंक के पास सभी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। बाबा रामदेव के इस कार्यक्रम में, पतंजलि के इस कार्यक्रम में हम पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, मैं उन लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि जहां पे भी आपका खाता है वो पंजाब नेशनल बैंक में हम खोलेंगे। आप लोगों को कैश पिकअप से लेके सभी अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से की सभी सुविधाएं इस स्वदेशी बैंक के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे। और साथ में जो भी आपको अगर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की या लिमिट की आवश्यकता होगी, उसको हम
तुरंत सैंक्शन करेंगे 15 दिन के अंदर। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और एक बार पुनः हम इस बात के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि हम बाबा के इस मुहिम में उनके साथ हैं। धन्यवाद। आदरणीय ओपी साहब इस पूरे अनुष्ठान के साथ पहले ही दिन से बहुत गहरे विश्वास के साथ जुड़े हैं और पतंजलि योगपीठ परिवार के एक अभिभावक की तरह हैं। आज ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो प्रतीकात्मक है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ में देश के करीब 9 स्टेट्स के अंदर एक साथ आज ओपन मार्केटिंग की शुरुआत हो रही है लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरती से। चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है या राजस्थान है, ये जो है सभी तक की बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ सब जगह खुले बाजार में उत्पाद धीरे धीरे उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। तो जो हम जा रहे हैं ये एक तरह से प्रतीकात्मक औपचारिक शुरुआत है। अनौपचारिक रूप से कार्य रामनवमी से ही प्रारंभ हो चुका था और इस माह के अंत तक अर्थात अप्रैल महीने के अंत तक केरल और तमिलनाडु को छोड़कर के पूरे हिंदुस्तान भर में पतंजलि के ये स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो आदरणीय ओपी साहब जो इस अनुष्ठान से बहुत गहरे जुड़े हैं, उनको मैं आप सबके अभिनंदन के साथ आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के। ओम। हर पल स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, मंच पे आसीन हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, हमारे प्रतिष्ठानों से भी और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जो है बहुत सन्निकट, बैंकर की भूमिका शब्द छोटा हो जाएगा, सहयोग और सद्भाव देने वाला पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि के रूप में जो है जैन साहब, हमारे बीच में जो है रिटायर्ड जज एस.के. पांडे जी हैं। और मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगा कि मंचासीन हमारी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है, मैं उनका उद्बोधन सबसे पहले नहीं कर पाया, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। महाराज जी ने अभी आपके बीच में जो है मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, मैं उस संदर्भ में जरूर आपसे जो है मुखातिब होऊंगा और आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये संयोग है कि मेरे इस कलयुग के जीवन में एक सतयुग पुरुष और व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हो गई। मनोज भाई ने जो है अभी एक बात कहा कि मैं स्वामी जी को आभूषण की तरह जो है मान के जो है अपने जीवन को जीता हूं। तो मनोज तिवारी जी जो है हमारे अनुज छोटे भाई हैं और बहुत हमारे स्नेहिल हैं, और आज से नहीं करीब 25 साल से। तो एक बड़े भाई होने के नाते उनको एक चीज बताना चाहूंगा, जहां आभूषण होगा वहां पे जो है असामाजिक तत्व जो है नजर जरूर गड़ाएंगे, जहां भूषण होगा वहां पे कुरीतियों वाले सोच के लोग जरूर नजर आएंगे। लेकिन आज इतना जरूर मैं बता दूं, जो है आप सभी के माध्यम से पूरे देश में कहना चाहता हूं कि ये उतना ही कटु सत्य है जितने इसके शब्दों में सत्यता है कि सत्य कभी परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। और परेशानियां नहीं तो फिर जीवन का मजा क्या है? चैलेंज नहीं तो फिर जो है रिजल्ट क्या है?
टास्क नहीं तो फिर जो है फोर्स क्या है, उद्देश्य नहीं तो जीवन क्या है। ये सारे शब्द एक दूसरे के आंसर जो है उस सबके जो है जवाब हैं। और आज स्वदेशी का नारा, मैं माफी चाहते हुए किसी के सम्मान में कोई भी जो है टिप्पणी न करते हुए ये कहना चाहूंगा कि स्वदेशी को समझ के स्वदेशी का नारा देने वाले जो है आज इस पूरे आजाद भारत के 100 वर्ष के इतिहास में मैं ये कह सकता हूं एकमात्र व्यक्ति जो है जो समझ पाया हूं, जो देखा हूं, समझा हूं, पढ़ा हूं, उस आधार पे ये कह सकता हूं कि सच्चे स्वदेशी का नारा देने के लिए योग ऋषि जो है स्वामी रामदेव के अलावा इस धरती पे कोई और नहीं रहा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा स्वदेशी उत्पाद। अरे उस स्वदेशी उत्पाद का क्या फायदा जब आम जनता को उसके जो जेब है उसके मुताबिक उसको जो है उत्पाद उच्च क्वालिटी का न मिल पाए। उस स्वदेशी का क्या फायदा जिससे जो है जो स्वदेश में जो है उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादनकर्ता को जो है लाभ न मिल पाए। ये स्वदेशी के उत्पाद सिर्फ उत्पाद देखने के लिए नहीं नजर आ रहे हैं आपको जो है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली आदमी हूं, आपके सामने ये कह सकता हूं कि मेरे घर में सिवाय यही उत्पाद होते हैं, उसके अलावा कोई उत्पाद होता नहीं है पिछले जो है 5 वर्षों से। रहा सवाल इस स्वदेशी के पीछे जो सबसे बड़ी सोच स्वामी जी की जो है मैं जो समझा वो ये रही, ये स्वदेश में उत्पादन करने वाला जो किसान है जो सबसे पिछड़ा हुआ आज दिखाई दे रहा है, जिसके डेवलपमेंट की लड़ाई में काला धन भी है। जो स्वामी जी की मांग है काला धन वापस आए ताकि देश का विकास हो, तो कौन किसका विकास होगा? 70% उस जनता का विकास होगा जो आज कृषि पे आधारित है। उसके जीवन में इजाफा हो, उसके जीवन में जो है उसको उचित मूल्य मिल जाए। तो आज स्वदेशी के माध्यम से उस उद्देश्य की भी पूर्ति की जा रही है। ये एक परम पुनीत और जो है आज देश के उत्थान का एक अहम कार्य है। जहां तक रहा सवाल कि जो है टीका टिप्पणी करने वालों की बात जो है मनोज भाई ने जो है कहा, तो मैं आपको बताऊं जिसके समझ में नहीं आता वही टीका टिप्पणी ज्यादा करता है। जिसके समझ में आ जाता है तो फिर तो वो कारवां में जो है शामिल हो जाता है कि मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। आज जिन लोगों की बात आप कर रहे हो वो लोगों के समझ के बाहर हो चुका है कि इस देश को कैसे नियंत्रित करें। वो खुद नियंत्रित नहीं है, नियंत्रण देश का उनके हाथ में है। मैं किसी सरकार और किसी जो है व्यक्ति के विरोध में नहीं बोलता हूं। हमेशा व्यवस्था जो है अगर अव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है तो उसकी आवाज उठाना उस व्यवस्था के हर एक सिपाही का परम कर्तव्य है। कम से कम जो है जब से ये अभियान चल रहा है रामलीला मैदान में, उसके पहले से आईबी लगी है आपके पीछे, सीबीआई लग गई आपके पीछे, ये सब थ्रेट आते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जब तुम गलत नहीं हो तो डरना किसी बात से नहीं और ना किसी इंसान से। एक लाइन का जवाब भेजता था, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो क्योंकि उनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझको पतंजलि से कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, आत्मिक रूप से जो है उस जगह पर प्रतिबद्ध हूं। तो मुझे मेरे राह में जितने भी कांटे आएंगे वो मुझे मंजूर हैं। मैं उनमें भी चाहूंगा कि अपनी क्षमता से फूल कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि जो है
हर रोज जो है कांटे वाले गुलाब में रोज फूल नहीं हुआ करते हैं, कभी झड़ जाता है फिर भी फूल आते उसी कांटे में। तो व्यवस्था परिवर्तन होगा, मेरा विश्वास है। फर्क इतना ही है कि हमें अपने भी समझना है और जो है देश और समाज में लोगों को सिर्फ इन बातों को अवगत करा देना ताकि उनकी समझ में भी आ जाए कि स्वदेशी के उत्पाद सिर्फ कम मूल्य पे जो है आज दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादा मूल्य भी जो है महाराज जो है वो रख सकते थे। क्वालिटी की गारंटी पूरी दे जो है वो इनके जो है एक एक शब्दों में है, इनके अपने वचन में है, इनके अपने कर्म में है, इनके अपने व्यवहार में है। कुछ से समझौता करेंगे नहीं। समझौता करना रहा होता तो जो है 4 जून से अब तक बहुत सारे मौके थे, समझौते हो गए होते। तो जब ऐसी चीज जो सामने आई है तो मैं आज के इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, गुणवत्ता जहां हो, विश्वसनीयता जहां हो और आस्था का समावेश हो जाए, उस संगम को कहीं दुनिया में नहीं देखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को पुनः नमन करते हुए जो है आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओपी साहब, आपने अपने शब्दों को बड़ी गंभीरता के साथ कहा और इसको मैं 1 मिनट इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे अभियान से चिढ़े रहते हैं, सहयोग करना नहीं चाहते, वो लोग भी पतंजलि और फूड एंड हर्बल पार्क में डेली अपने विजिटर्स को एज ए मेहमान भेज। आज कोई भी भारत सरकार का प्रतिनिधि या गेस्ट नहीं है जो अगर कोई फूड पार्क भारत में देखना चाहता है तो भारत सरकार उसको पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में नहीं भेजती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसको आगे भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार को पूरा प्रशिक्षण देने के लिए भी हम तैयार हैं और जब भी अपने आदमियों को भेजेंगे उनको पूर्ण प्रशिक्षित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी ये स्टेज स्वामी जी को समर्पित करता हूँ। कथानक है देश में कि भाई चारों तरफ से लूट मची हुई है। एक तरफ विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र, दूसरी तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, तीसरा जटिल शासन तंत्र और चौथा कुटिल व्यापार तंत्र। करप्ट कॉर्पोरेट्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और जो भी उसके अंदर कार्यपालिका के अंदर ऐसे लोग जो अपने कुकृत्य से देश को हर रोज बदनाम करते हैं। इसके साथ साथ देशी विदेशी षड्यंत्र, इस सब ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है वहां की अर्थव्यवस्था, और भारत की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि विदेशी कंपनियों का कब्जा होता है तो यह देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। देश की मात्र अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी। आज चीन भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 20 से 50% कब्जा कर चुका है। दीपावली हमारी है लेकिन उस पर करीब करीब 80%, 90% जो लाइटिंग प्रयोग हो रही है वो विदेशी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, हमारे सभी गुरु, वो सब हमारे, देवी देवता हमारे, गणेश जी हमारे, लेकिन उनकी प्रतिमाएं, उनके चित्र बनकर के आ रहे हैं चीन से। आज भारत की अर्थव्यवस्था यदि करीब 200 लाख करोड़ रुपए की है तो चीन की अर्थव्यवस्था करीब 500 लाख करोड़ रुपए की है। उसका कारण है वो अपना निर्यात प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, पूरे विश्व के बाजार में छाता जा रहा है। औसत पूरी दुनिया के बाजार में 20 से 50% चीन का कब्जा है। हम कहां खड़े हैं?
यह आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, देश की सुरक्षा के लिए भी विदेशी कंपनियों का विस्तार जिस तरह से भारत में हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। देश के लोगों से झूठ बोला गया, विदेशी कंपनियां यहां पर पूंजी लेकर के आती हैं। अभी भी एफडीआई के नाम पर केंद्र सरकार हाय तौबा मचा रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हकीकत यह है कि हमारे देश में यदि हम एफडीआई की बात करें तो जो केंद्र सरकार के सर्वे हैं, इकोनॉमिक सर्वे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में 1,40,00,000 रिटेलर्स हैं और उसमें 6.5 यही मात्र ऑर्गेनाइज हैं, बाकी 93.5 ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी टोटल सेल्स का करीब 44% वो रिटेल मार्केट से आता है। अभी ये रिटेल मार्केट करीब 22,50,000 करोड़ रुपए का है, जो आने वाले 8 से 10 वर्षों में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। अब ये सारा का सारा बाजार विदेशी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इन विदेशी कंपनियों के आते ही, अर्थात रिटेल मार्केट में एफडीआई के आते ही कम से कम तुरंत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक सीधा सा प्रश्न है, जब पैसा हमारा, दिमाग हमारा, दुकान हमारी, दुकानदार हमारे, ग्राहक हमारे, उपभोक्ता, उस सामान को बनाने वाली भी हमारी फैक्ट्रियां, सामान सब हमारे, फिर नाम विदेशी कंपनियां विदेशी क्यों? कोई भी विदेशी कंपनी पूंजी लेकर के आती है, यह 99% झूठ है। मैंने इसका सर्वे करवाया आज से करीब 90 साल पहले से। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो करीब 90 साल पहले हिंदुस्तान में आई, वो 24 लाख रुपए मात्र लेकर के आई थी। आज जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, उनके अनुसार उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 82,605 करोड़ रुपए है। हर वर्ष उनका जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कोलगेट, जिसको टूथपेस्ट के रूप में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, कोलगेट पामोलिव जो कंपनी है वो मात्र 1.5 लाख रुपए लेकर के आई थी। 1.5 लाख रुपए में तो कहा गया था कि लखटकिया कार मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल पा रही है। 1.5 लाख रुपए जो कंपनी लेकर के आई, आज उसका आर्थिक साम्राज्य 13,330 करोड़ रुपए तो खुद एक्सेप्ट करते हैं और करीब 2,500 करोड़ रुपए उसका वार्षिक टर्नओवर है। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं या तकनीकी लेकर के आती हैं, विदेशी कंपनियां निर्यात को बढ़ाती हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां रोजगार को बढ़ाती हैं। इस तरह के झूठ बोल करके इस पूरे देश को लूटा गया और अब तक भी हम लूट रहे हैं। अब कोका कोला, पेप्सी बनाने में कौन सी तकनीकी यूज होती है? टमाटर की चटनी बनाने में, आलू के चिप्स बनाने में कौन सी तकनीकी प्रयोग में आती है? जो हमारे घरों में टमाटर की चटनी बनाई जाती है, जो मुझे आज ही रेनू बहन ने बना करके खिलाई, मैंने तो कभी विदेशी कंपनियों की नहीं खाई, लेकिन लोग घर में चटनी बनाते थे, चाहे वो मिर्च की बनाते थे, पुदीना की बनाते थे, हमारे यहाँ राजस्थान में उधर दूसरी तरफ कचरी की चटनी बनाते हैं। वो चटनी और ताजा चटनी, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। जो आप सॉस, टमाटो सॉस जो बाजार से लेकर के खाते हैं, नाम उसका किसान है लेकिन है वो विदेशी। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश को अब चारों तरफ से बचाना है। विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए। और इसी तरह से ये जो पूरा दूसरा राजनैतिक तौर पर जो भ्रष्टाचार है, उसने तो इस देश को दिवालिया बना दिया है। भू संपदाओं की लूट, टैक्स मनी जो हम देश के डेवलपमेंट के लिए देते हैं उसकी लूट, हर काम के बदले दाम। कहां जाएगा हिंदुस्तान जब फौज के सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले साजो सामान में भी
भ्रष्टाचार घुस जाए, सेना और सत्ता का शिखर जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, या दो पर तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। माना कि सृष्टि के आदिकाल से थोड़ी बहुत अनीति, अधर्म, पाप, शोषण, अन्याय रहा है, लेकिन भाई कम से कम सत्ता के शिखर को तो पवित्र रहने दो, सेना को तो पवित्र रहने दो। सेनाओं में कितनी आस्था है भारतवासियों की, यह हमने हर वक्त देखा है। जब जब हमारे दुश्मन देशों ने हम पर आक्रमण किया तो मां बहन बेटियों ने अपने जेवर तक उनको दे दी। और आज तो जिस तरह की बातें सुबह से चल रही हैं, वो देश के लोगों के मन में एक अज्ञात भय, एक खौफ, एक डर पैदा करती है कि सरकार और सेना दोनों में जिस तरह से तकरार दिखाई दे रही है, उससे भारत की तकदीर और तस्वीर धुंधली से नजर आती। और यह आंतरिक विषय तो जो है सो है, उसके बारे में तो सरकार गंभीरतापूर्वक सोचेगी, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन यदि चीन ऐसे जैसे लूट रहा है, अभी व्यापार के नाम पर जो लूट मची हुई है, उससे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जो ये शाम च विरोध शाश्वती का सदियों से भारत के साथ विरोध प्रकट आए हैं, ऐसे विरोध प्रकट करने वाले देश ताकतवर हो रहे हैं और भारत कमजोर हो रहा है। हमें सोचना होगा। चारों तरफ से देश लूटा जा रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, और जो लूटने वाले गुनहगार हैं, लूट के लिए जो जिम्मेदार है, वो कहते हैं नहीं तो देश तो ठीक चल रहा है। पीछे जब कोयला घोटाले की बात आई तो बोला ये घोटाला नहीं, ये तो घाटा है, ये तो मिसमैनेजमेंट है। तो तुम करते क्या हो सुबह से शाम तक? 44 लाख करोड़ रुपए का तो नॉन रिजर्व है कोयला का, उसमें 50 बिलियन टन कोयला जिसकी कीमत करीब 200 लाख करोड़ रुपए की है, उसको कौड़ियों के भाव दे दिया गया। जो 10,67,000 करोड़ रुपए के घाटे की बात की गई, घोटाले की बात की गई, वो तो सरकार को इतना और ज्यादा मिल सकता था जो नहीं लिया। एक्चुअल जो कोयला था वो 200 लाख करोड़ रुपए का, तो 200 लाख करोड़ का घोटाला है वो हकीकत में। कौन कहता है भारत देश दरिद्र है? हमने मान लिया कि हम तो विदेशी कंपनियों के सहारे ही चलेंगे इस देश को, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे कोको कोला, पेप्सी है, ये सारी, चाहे वो आईटीसी है, चाहे तमाम कंपनियों की हमने लिस्ट बनाई तो पाया ये कंपनियां एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, करीब। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को सदियों तक लूटा, गुलाम बना करके रखा। आज तो 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनी हिंदुस्तान को लूटती है। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? इसलिए महात्मा गांधी ने संकल्प दिया था, स्वदेशी का मंत्र दिया था, विचार दिया था, एक आह्वान किया था, और उसको एक अनुष्ठान की तरह देश में फैलाया था। और अंग्रेजों के नमक के बहिष्कार से लेकर के उस स्वदेशी का अभियान शुरू हुआ, लेकिन हमारी सरकारों ने उसको खादी तक ही समेट। जो स्वदेशी के नाम पर इस देश में खादी को सम्मान मिला, वो जिस दिन हिंदुस्तान में बनी हुई हर वस्तु को मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। एक बहुत बड़ा सत्य और तथ्य मैंने आपके बीच में आंकड़ों के साथ कहा है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। और इस विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से देश को बचाने के लिए, और खाली पतंजलि के उत्पादों को ही नहीं, हमने जो स्वदेशी और विदेशी की लिस्ट अपने वेबसाइट से लेकर के, अपने योग संदेश पत्रिका से लेकर के, अपने पूरे संगठन और संस्थान के माध्यम से जो प्रचारित की, उसमें सभी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं वैयक्तिक तौर पर कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करना ही मात्र देशद्रोह नहीं है। अज्ञानता में विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी संस्कृति, सभ्यता, विदेशी मूल्य और आदर्श, इनको अपनाना, ये भी मैं कहता हूं इसको, ये साइलेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये ऐसी गतिविधियां जो अंदर अंदर चल रही है, और मैं इसको देशद्रोह की संज्ञा देता हूं।
और आज करोड़ों लोगों से हमने ये संकल्प कराया कि हम अपने जीवन में 100% स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। अपवाद रूप में जो देश में नहीं बनती वस्तु उसी का ही विदेशी का उपयोग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकल्प पूरे देश में उठा है। इस स्वदेशी के अभियान से मात्र वस्तु ही नहीं, विचार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य और आदर्श जुड़े हैं। महात्मा गांधी जी जिन्होंने एक हिंद स्वराज के नाम से एक पुस्तक लिखी, इसमें बार बार कहा है और हमें आगाह किया है, जो हमारे भारतीयों के मन में एक कुंठा पैदा हो गई है कि जो भी अच्छा है वो विदेश से आया है और जो बुरा है वो अपना है। महात्मा गांधी जी इसके ठीक विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं ये पाश्चात्य, ये विदेशी अपसंस्कृति, ये शैतानी चांडाल सभ्यता जहां नहीं पहुंची है वहां का हिंदुस्तान आज अच्छा है। उनके सामने आप ये विदेशी संस्कृति सभ्यता की ढोंग की बातें करेंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। उस पर न तो अंग्रेज राज करते हैं न ये विदेशी कंपनियां राज कर सकेंगी। हमें हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नीति को मजबूत करने की है। पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है। इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिमी सभ्यता निरीश्वरवादी है, नास्तिकतावादी है। हिंदुस्तान की सभ्यता में ईश्वर को हम सर्वोपरि मानते हैं। यूं समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, विचार, आदर्श और मूल्यों को ऐसे ही संजो के रखें जैसे बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है, वैसे अपने स्वदेशी संस्कृति, सभ्यता और विचार से हम चिपके रहे। ये महात्मा गांधी के विचार थे। अब महात्मा गांधी जी तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेज इस देश में रहना चाहें तो रह सकते, लेकिन हिंदुस्तानी बन करके। अंग्रेज अपनी सभ्यता के साथ यह रहना चाहेंगे तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। माने ऐसी जिनके मन में संकल्पना थी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने मूल्यों और आदर्शों को लेकर के, वो कहते थे पश्चिमी सभ्यता को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, तब ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता सर्वोपरि है। हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल, शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसकी क्या मायने हैं, यह इसे ज्यादा समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य, महात्मा गांधी जी बार बार कहते थे कि जो है हमें ये जो विदेशी अपसंस्कृति है इससे हिंदुस्तान को बचाना होगा सब तरह से। तो हमने केवल वस्तु परक नहीं, पूरे विचार परक इस स्वदेशी को स्वीकार किया और इसको गांव गांव तक लेकर के जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे हम अंग्रेजों से द्वेष नहीं करते, लेकिन जो अंग्रेजियत इस देश में आ गई है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्ष 2012 विक्रम संवत 2069 के हमारे दो सबसे बड़े लक्ष्य हैं। एक, स्वदेशी के संकल्प को 6,38,365 गांव तक लेकर के जाना और एक वर्ष के भीतर भीतर कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्वदेशी केंद्र खोलना। और हम इस लक्ष्य में बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। स्वदेशी प्रचारकों के माध्यम से, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वदेशी के संकल्प के साथ, सेवा के संकल्प के साथ उनको निरोगी, निर्व्यसनी बनाने के साथ साथ, उनको एक सच्चा इंसान बनाने के साथ साथ, सच्चा देशभक्त हिंदुस्तानी बनाने के साथ साथ, गांव गांव में काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना। यह काम रामनवमी से प्रारंभ हो चुका है और एक तरफ सेवा और दूसरी तरफ आंदोलन। ये दोहरी भूमिका के साथ, दोहरे दायित्व के साथ लाखों नहीं करोड़ों वो कार्यकर्ता जो मुझसे हृदय से
प्रेम करते हैं वो सब इस काम में लग चुके हैं और आंदोलन भी साथ साथ चलेगा, सेवा भी साथ साथ चलेगी और जब तक देश के अंतिम व्यक्ति तक ये स्वदेशी का संकल्प नहीं पहुंच जाएगा और भारत का लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए वो वापस मिल जाएगा और आगे से करीब 10 से 20 हजार लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं, उनको ना लूटे ये बेईमान लोग, इसका इंतजाम जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और भ्रष्ट व्यवस्था नहीं खत्म होगी, तब तक स्वामी रामदेव और उससे प्रेम करने वाले और देश से प्रेम करने वाले लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये अभियान ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब हमने स्वदेशी की बात की तो कुछ लोगों ने प्रायोजित तरीके से एक प्रचार किया कि पतंजलि के उत्पाद, दिव्य फार्मेसी के उत्पाद, और पतंजलि और दिव्य फार्मेसी से तो बाद में बोलते हैं बाबा के उत्पाद महंगे हैं, जैसे बाबा कोई फैक्ट्री हो। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये सूचनाएं डाली हुई हैं और कोई भी ये अभी भी ये सूची ले सकता है। हमने विदेशी कंपनियों के साथ अपनी तुलनात्मक सूची प्रस्तुत की है और पूरे देश के गांव-गांव तक इसको लेकर के जा रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट से लेकर के हमारे रोजमर्रा की चीजें बनाती, उनसे लेकर के सारी औषधियों की सूची प्रस्तुत की है। हमारे औषधियों के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि जो ऋषियों ने जिस प्रक्रिया की बात की है, जिस शुद्धता गुणवत्ता की बात की है, प्रामाणिकता की बात की, उसी शुद्धता गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ औषधियां बनाते हुए 30% से लेकर के ये सभी औषधियां 1647% सस्ती हैं। ये कोई भी देख सकता है, पूरी तथ्यों और प्रमाणों के साथ में इस बात को कह रहा हूं। औषधियां 30 से लेकर के 1647% सस्ती, और जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, डेली रूटीन लाइफ में जो हम प्रयोग करते हैं, मसालों से लेकर के नमक, आटे से लेकर के साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट तक, ये 44% से लेकर के 766% सस्ती है। दुनिया में कोई ऐसा संस्थान नहीं जो इतना सस्ता और इतना अच्छा उत्पाद उपलब्ध कराता हो। इसलिए हम कहते हैं यह हमारी विशुद्ध रूप से सेवा है। और एक खास बात, क्रिया से जो भी कुछ लाभांश मिलता है उसका 100% उपयोग राष्ट्र की सेवा में होता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए 1 रुपए का भी इस्तेमाल न श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी करते हैं, न बाबा रामदेव करता है। तो ये वही संकल्प है जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, स्वदेशी का। लेकिन महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी की बात करते हैं तब हम उनको राष्ट्रपिता का खिताब देते हैं। लखनऊ की एक बेटी ने ये प्रश्न पूछ के यद्यपि सरकार को उलझन में डाल दिया कि उनको ये सम्मान, ये खिताब कैसे और कहां दिया गया था, लेकिन ये देश के लोगों के दिलों में उनके प्रति एक सम्मान है। जब वो स्वदेशी का काम करते हैं तो हम उनको राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं। हम राष्ट्रपुत्र होकर के जब इस स्वदेशी का काम करते हैं तब हमारे ऊपर बहुत तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन हम टिप्पणियों की परवाह नहीं करते और इस स्वदेशी के काम को प्राणार्पण से हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अंग्रेज इस देश से 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे भाग करके गए थे, ऐसे इन विदेशी कंपनियों को खदेड़ के भारत से बाहर भगाएंगे। विदेशी कंपनियों ही नहीं, ये विदेशी कंपनियां खाली उत्पाद ही नहीं बेचती, अब एक बहुत बड़ी अपसंस्कृति वहां का कचरा भी लेकर के आती हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। और बस मैं एक बात और इसके साथ कहता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। स्वदेशी के अभियान में स्वदेशी धन भी है, स्वदेश का धन। काला धन FDI, काला धन गरीबी और बेरोजगारी, काला धन महंगाई, काला धन भ्रष्टाचार, काला धन अवैध हथियार, नक्सलवाद, माओवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और सब काले धंधे, अनैतिक कामों के मूल में ये काला धन इलीगल माइनिंग, काला धन और सोना, काला धन
और देश की सुरक्षा ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये काला धन हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी ही नहीं, महंगाई रहेगी ही नहीं, 50 साल तक टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, हर चीज आधी दाम में मिलनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल में आग लगी पड़ी है, वो 70 की बजाय 30 से 35 रुपए में पूरे हिंदुस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। ये देश का पैसा देश में आने से हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, सर्विसेज में, इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट होगा कि हमें खाद्यान्न बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, हमें चीनी बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। जो लाखों टन तेल जो बाहर से ला रहे हैं, पाम ऑयल जैसा घटिया तेल, वो हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। सब क्षेत्रों में हम स्वावलंबी बन जाएंगे, सुरक्षा से लेकर के देश के हर सेक्टर में। तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। अब तक सन्यासी केवल ब्रह्म तत्व की बात करते थे। हमने जब ब्रह्म तत्व के साथ अर्थ तत्व की बात की तो तरह तरह के प्रश्न उठे और हमने उसका प्रामाणिकता से जवाब ही नहीं दिया। उसको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, पूरी व्यवहारिकता के साथ समझाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था से लेकर के देश की सभी व्यवस्थाओं के ऊपर बात करना, उनकी आलोचना करना और वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात करना, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह कोई अनाड़ीपने का काम नहीं है। हमने इसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया है, आगे भी करते रहेंगे। एक्सपोर्ट का कार्य अभी भी चल रहा है और यूके, यूएसए, कनाडा सहित लगभग यूरोप के काफी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, नेपाल में और भी गल्फ कंट्रीज में भी पूरी प्रामाणिकता के साथ ये निर्यात भी शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर। आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा और शायद हो सकेगा तो बहुत जल्दी ही एक यूनिट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के लिए ही तैयार कर दी जाएगी। जब भ्रष्ट, बेईमान, गद्दार लोग मिलकर के देश लूट सकते हैं तो अच्छे लोग मिलकर के देश को बचा क्यों नहीं सकते। इसलिए सभी देशभक्त लोग, सभी देश की भलाई के लिए काम करने वाले, जन आंदोलनों के माध्यम से संघर्ष करने वाले लोग और वो जन आंदोलन सब मिलकर के ही काम करेंगे। इसलिए गांव से ले जिले, गांव, जिला और प्रांत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आंदोलन समिति अलग से ही गठित कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को और सभी संगठनों को सम्मिलित किया जाएगा। आदरणीय अन्ना हजारे साहब भी हमारे साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ इस अभियान में रहेंगे। बाबा ने जन्म से लेकर के आज तक ना 1 रुपए, ना 1 कौड़ी की चोरी की और ना कोई हेरा फेरी की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण देश के ज्ञात इतिहास में किसी संस्थान और किसी साधु के पीछे इतनी जांच एजेंसियां नहीं लगाई गई जितना आचार्य बाक्षण और बाबा रामदेव के पीछे लगाई। लेकिन अब जांच एजेंसियों को पीछे लगाना, नोटिस भेजना, ये उनका काम है। लेकिन क्या एक भी आरोप वो सत्यापित कर पाए? और इतने बेसिर पैर के झूठ बोलते हैं बेईमान, माने शर्म को भी शर्म आ जाए। अब एक झूठ ऐसे फैलाते हैं प्रायोजित तरीके से कि पतंजलि की गाड़ी बिना बिल के पकड़ी गई। 200 गाड़ियां, 4 यूनिट है, 4 यूनिट में ये सब उत्पाद तैयार होते हैं और एक सेंट्रल बिलिंग के लिए गोदाम बनाया, वहां हर महीने 200 से ज्यादा गाड़ियां जाती हैं और वो गाड़ी वहां जा रही थी, उसके पास पूरे कागज है। हमने केस किया उसके ऊपर कि ऐसे झूठ प्रचारित करके क्यों बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पेपर है, ये सारे प्रेस और मीडिया को भी हमने उसको उपलब्ध कराया। तो बिना सिर पैर के झूठे आरोप षड्यंत्र के तहत ये लगाते जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है। हम तो कहते हैं ये जितना हमें सताएंगे उतना ही इस देश के लिए शुभ होगा। थोड़ी देर के लिए हमें धैर्य रखना होता है, हम उसको रखे हुए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और भगवान करे ये ऐसे रोज रोज ये काम ऐसे ही करते रहें जिससे कि ये अभियान और ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे। पिछले कुछ दिनों से प्रायोजित तरीके से एक झूठ को प्रचारित किया जा रहा है कि पतंजलि आयुर्वेद एवं दिव्य फार्मेसी के उत्पाद महंगे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारी औषधियां 30 से लेकर 1647% तथा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाले रूटीन प्रोडक्ट 44 से 766% सस्ते हैं।
हम आपके लिए पूरे तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे विश्व में व्यापार के नाम पर अत्याचार करने वाली विदेशी कंपनियां यदि अपने साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन, जेल, पाउडर व टूथपेस्ट आदि में नाम मात्र भी जड़ी बूटी मिला देती है, जैसे आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन आदि कोई भी जड़ी बूटी मिला देती है, तो उस उत्पाद प्रोडक्ट का सामान्य साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना अधिक कर देती है। जबकि हमने अपने एक एक उत्पाद में 10 से लेकर 20 अत्यंत लाभकारी शुद्ध जड़ी बूटियों को भरपूर मात्रा में अपने उत्पादों में डाला है। और उसके बावजूद हमारे सभी हर्बल कॉस्मेटिक्स व फूड सप्लीमेंट्स विदेशी कंपनियों के केमिकल से निर्मित उत्पादों से भी औसतन 30% सस्ती हैं। यदि इतनी जड़ी बूटियों के साथ ये विदेशी कंपनियां अपनी ये उत्पाद बनाती हैं, तो वो 500 से 1000% अर्थात 5 से 10 गुना मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि के बिना जड़ी बूटी के केवल अप्राकृतिक व कई बार जहरीले खतरनाक केमिकल से बने हुए उत्पादों के साथ पतंजलि आयुर्वेद के 13 से 15 जड़ी बूटियों व नैसर्गिक पदार्थों से युक्त उत्पादों की तुलनात्मक मूल्य सूची नीचे दी जा रही है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह गाँव है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। आयुर्वेद की जिन कंपनियों के साथ हम तुलनात्मक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विदेशी कंपनियां नहीं हैं, परंतु कोई भी विदेशी कंपनी आयुर्वेद की इन औषधियों का निर्माण नहीं कर रही है। इसलिए हमें स्वदेशी कंपनियों के साथ ये तुलनात्मक सूची प्रस्तुत करनी पड़ रही है, जिससे कि प्रायोजित तरीके से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आश्रम की औषधियां महंगी है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। यहाँ तुलनात्मक मूल्य सूची प्रस्तुत की जा रही है, जिससे आप हमारे सेवा कार्य का आर्थिक मूल्यांकन कर सकें। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी।